हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम विज्ञान कक्षा 7 एनसीईआरटी पर आधारित बुक का अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 6 कंप्लीट करेंगे। इन तीनों ही अध्यायों के वो सारे पॉइंट क्लियर करवाए जाएंगे जिससे भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आने की संभावना है। इससे पहले हम कक्षा 7 के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं और कक्षा 6 की पूरी बुक 5 पार्टों में कंप्लीट हो चुकी है। जिसने ना देखा हो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं। अध्याय 4। अध्याय 4 है ऊष्मा। फर्स्ट पॉइंट है, किसी वस्तु की उष्णता की कोटि ज्ञात करने के लिए हम सदैव अपनी स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते। स्पर्श इंद्रियां जो होती हैं वह कभी कभी गलत भी बता देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ताप किसी वस्तु की उष्णता की कोटि की माप है। किसी वस्तु की उष्णता की माप क्या कहलाती है? ताप। नेक्स्ट पॉइंट है, तापमापी वह युक्ति है जिससे ताप मापा जाता है। जिससे ताप को मापा जाता है उसे क्या कहते हैं? तापमापी कहते हैं। जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। इस थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरा मापक्रम फ़ारेनहाइट स्केल है जिसका परिसर 94 से 108 डिग्री तक है। इसका प्रयोग पहले किया जाता था। क्या कह रहा है यहाँ पे कि जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे क्या कहते हैं? डॉक्टरी थर्मामीटर। आप लोग जब कभी बुखार आने पर डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह एक थर्मामीटर का प्रयोग करता है आपके बुखार मापने के लिए कि आपके शरीर का ताप कितना ज़्यादा बढ़ा है। तो उसको क्या कहते हैं? जिससे वो शरीर के ताप को मापते हैं उसे कहते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर। और उसका परिसर क्या होता है? 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को वह माप सकता है। और एक मापक्रम फ़ारेनहाइट भी है जिसका परिसर कितना होता है? 94 से 108 डिग्री। इसका प्रयोग कब किया जाता था? पहले इसका प्रयोग किया जाता था लेकिन अब डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए ऐसा होता है डॉक्टरी थर्मामीटर, जिसे आपके मुंह में जीभ तले दबाकर डॉक्टर आपके शरीर के ताप को मापते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, थर्मामीटर को धोने के लिए प्रतिरोधी रोगाणुरोधक घोल का उपयोग करना सुरक्षित रहता है। डॉक्टर जब आपके मुंह में थर्मामीटर डालते हैं उससे पहले भी धोते हैं और उसे डालने के बाद भी धुलना चाहिए। उसके लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? प्रतिरोधक या रोगाणुरोधक या एंटीसेप्टिक घोल का प्रयोग करना चाहिए। विभंग पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है। ये जो थर्मामीटर होता है इसमें पारा भरा रहता है। तो विभंग क्या होता है? वह पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है। जब हम मुंह के बाहर डॉक्टर उसको निकाल के देखते हैं तो उसके पारे का तल गिरता नहीं है, अपने आप नहीं गिरता। तो वो कौन करता है? विभंग। नेक्स्ट पॉइंट, अन्य प्रयोजनों के लिए हम प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग करते हैं। इन तापमापियों का परिसर -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। शरीर के ताप को मापने के लिए हम थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं लेकिन अन्य प्रयोजनों के जो ताप होते हैं उनका मापन करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? प्रयोगशाला तापमापी का। इनका परिसर कितना होता है? -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक के ताप ये माप सकते हैं। प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग शरीर का ताप मापने के लिए सुविधाजनक नहीं है। प्रयोगशाला तापमापी जो होता है उससे शरीर का ताप मापना सुविधाजनक नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है मानव शरीर का सामान्य ताप? 37 डिग्री सेल्सियस। इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। वास्तव में जिसे हम सामान्य ताप नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं वह स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का औसत ताप है। नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है? बहुत सारे स्वस्थ व्यक्तियों के ताप का जब मापन किया जाता है तो उसमें जितने विशाल समूह के व्यक्तियों का टेम्परेचर एक बराबर होगा लगभग, वही औसत ताप मान लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या औसत ताप माना गया है? 37 डिग्री सेल्सियस सामान्य ताप, जो बहुत सारे स्वस्थ व्यक्तियों के समूह का होता है। नेक्स्ट पॉइंट, विभिन्न प्रयोजनों के लिए हम विभिन्न प्रकार के तापमापी उपयोग किए जाते हैं। मौसम की रिपोर्ट में दिए गए अधिकतम तथा न्यूनतम ताप की जानकारी देने के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट, तापमापी में एक बल्ब बना होता है, इस बल्ब में पारा भरा होता है। ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। कैसे प्रवाहित होती है ऊष्मा? सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर। आगे देखेंगे चालन क्या होता है। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाता है। ठोसों में ऊष्मा प्रायः चालन के प्रक्रम के द्वारा स्थानांतरित होती है। कौन सा प्रक्रम? जिसमें ऊर्जा किसी गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है उसको कहते हैं चालन। ये किसमें होता है? ठोसों में। आगे देखेंगे चालक क्या होता है। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। उदाहरण एल्यूमिनियम, आयरन तथा कॉपर। ये वो पदार्थ है जो ऊष्मा को अपने से आसानी से जाने देते हैं, या इन्हीं को हम सुचालक कह सकते हैं। नेक्स्ट है कुचालक क्या होता है। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। कुचालक को ऊष्मारोधी भी कहते हैं। ऊष्मारोधी किसे कहते हैं? कुचालक को। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को नहीं जाने देते उन्हें कुचालक भी कहते हैं और उन्हें ऊष्मारोधी भी कहते हैं। उदाहरण प्लास्टिक, लकड़ी, ये ऊष्मारोधी या कुचालक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक हैं। जल तथा वायु ऊष्मा के क्या हैं? कुचालक हैं, या इन्हीं को कह सकते हैं ऊष्मारोधी हैं। आगे देखेंगे संवहन क्या होता है। जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है। जहाँ पे ज्वाला जल रही होती है वहाँ के पास का जल गर्म हो जाता है। गर्म जल ऊपर उठता है। इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल उसका स्थान लेने के लिए आ जाता है। फिर यह जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है तथा आसपास के जल फिर इसके स्थान पर आ जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा जल गर्म ना हो जाए। ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को संवहन कहते हैं। क्या होता है कि जो ज्वाला जलती है उसके आसपास का जल गर्म हो जाता है और उसके बाद वह ऊपर उठता है। ऊपर जो ठंडा जल होता है वहाँ के जल को भी वह गर्म करता है। फिर वह जल गर्म होकर ऊपर उठता है। ऐसे ही धीरे धीरे ऊपर उठ के गर्म होता चला जाता है। तो ऊष्मा स्थानांतरण की इस प्रकार की विधि को क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं। हमारा वायुमंडल जो होता है वह संवहन विधि द्वारा ही गर्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट, वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है। कैसे होता है वायु में? संवहन द्वारा। समुद्र की ओर चलने वाली वायु को समुद्री समीर कहते हैं। स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है तो यह थल समीर कहलाती है। जब स्थल से समुद्र की ओर वायु चलती है तो वह समुद्री समीर कहलाती है, और जब स्थल की ओर से वायु समुद्र की ओर बहती है तो वह थल समीर कहलाती है, और जब समुद्र से स्थल की ओर बहती है तो वह समुद्री समीर कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट, सूर्य से हम तक ऊष्मा चालन अथवा संवहन द्वारा नहीं पहुंच सकती है, क्योंकि इन दोनों प्रक्रमों में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम आवश्यक है। क्या आवश्यक है? चालन, संवहन, विकिरण, ये 3 विधियां होती हैं ऊष्मा स्थानांतरण की। तो चालन और संवहन जो होते हैं उनके लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम क्या? जैसे वायु या जल, ये माध्यम होते हैं। तो सूर्य से ऊर्जा हम तक कैसे पहुंचती है? चूंकि पृथ्वी से सूर्य के बीच अधिकांश स्थान में कोई माध्यम जैसे वायु नहीं है। पृथ्वी से सूर्य के बीच में अधिकांश स्थान ऐसे हैं जहाँ पे कोई माध्यम ही नहीं है, न वायु है न जल है। अतः सूर्य से हम तक ऊर्जा विकिरण के द्वारा पहुँचती है। कैसे पहुँचती है सूर्य से हम तक ऊर्जा? विकिरण के द्वारा। चालन संवहन में माध्यम की आवश्यकता होती है तो इनके द्वारा नहीं पहुँचती, बल्कि सूर्य से हम तक ऊर्जा विकिरण के द्वारा पहुँचती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु तथा जल की आवश्यकता नहीं होती है। किसके द्वारा स्थानांतरण में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? याद रखिएगा, विकिरण के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है ऊष्मा उच्च ताप के पिंड से निम्न ताप के पिंड की ओर स्थानांतरित होती है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा 3 प्रक्रमों के द्वारा स्थानांतरित हो सकती है। कौन कौन से प्रक्रम है? चालन, संवहन, विकिरण। चालन संवहन में माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम क्या? जैसे जल या वायु। और विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट, ठोसों में प्रायः ऊष्मा चालन द्वारा स्थानांतरित होती है।
द्रवों तथा गैसों में संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठोसों में किसके द्वारा होती है? चालन के द्वारा। द्रवों और गैसों में किसके द्वारा होती है? संवहन के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरणों की अच्छी अवशोषक होती हैं। यही कारण है कि हम गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्रों में अधिक आराम का अनुभव करते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे कि जैसे कोई ब्लैक कलर का कपड़ा है और कोई व्हाइट कलर का कपड़ा है, तो जो ब्लैक कलर का होगा वह अधिक ज़्यादा ऊष्मा को अवशोषित करेगा, अपने अंदर अवशोषित करेगा उसको। तो उससे क्या होगा कि व्यक्ति को गर्मी का एहसास होगा, जबकि जो व्हाइट होगा वह ब्लैक की अपेक्षा उतना ऊष्मा अवशोषित नहीं करता है। इसीलिए क्या होता है, गर्मी में लोग हल्के रंग के वस्त्रों में अधिक आराम का अनुभव करते हैं। तो गर्मियों में कैसे कपड़े पहनने चाहिए? हल्के रंग के, क्योंकि वो ऊष्मा को अवशोषित नहीं करते, जबकि जो डार्क कलर के होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं और हमें गर्मी का एहसास होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। इसका कारण यह है कि ऊन ऊष्मा रोधी है तथा इसके बीच में वायु फंसी या ट्रैप होती है। ऊन क्या होती है? ऊष्मा रोधी होती है। इसके जो रेशे होते हैं उनके बीच में वायु फंसी होती है, फंसी होने को ही ट्रैप कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, सेल्सियस स्केल की अभिकल्पना स्वीडन के खगोलशास्त्री एंडर्स सेल्सियस ने 1742 में दी थी। किसने दी थी? स्वीडन के एंडर्स सेल्सियस ने 1742 में। अध्याय 4 कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे अध्याय 5, अम्ल, क्षारक और लवण। फर्स्ट पॉइंट है, दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरके का स्वाद खट्टा होता है। आप लोगों ने टेस्ट किया होगा, दही जो होता है, नींबू का रस, संतरा, सिरका, इन सभी का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल या एसिड होते हैं। क्यों खट्टा होता है इनका स्वाद? क्योंकि इनमें अम्ल पाया जाता है। अम्ल को ही एसिड कहते हैं। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है, जिसका अर्थ है खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। एसिड शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा के एसियर शब्द से हुई है, और इसका अर्थ क्या होता है? खट्टा। मतलब खट्टे जो पदार्थ होते हैं उनमें अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्षारक कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय होती है। अम्ल कंप्लीट हुआ हमारा, क्षारक कंप्लीट हुआ। अब आगे देखेंगे कुछ पदार्थ और उनमें पाए जाने वाले अम्ल या क्षारक। यहाँ पे देखेंगे कुछ पदार्थ, उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। अम्ल का नाम किस में पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। पहला है एसिटिक अम्ल, किस में पाया जाता है? ये सिरका में। फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल। नेक्स्ट है साइट्रिक अम्ल। नींबू कुल के सिट्रस फल जैसे संतरा और नींबू आदि में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल या विटामिन सी, आंवला, सिट्रस फल, इनमें पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल इमली, अंगूर, कच्चे आम आदि में पाया जाता है। तो ये हो गए अम्ल, जिनमें जो अम्ल पाए जाते हैं ये वो हो गए। अब आगे देखेंगे क्षार, किस पदार्थ में कौन सा क्षार पाया जाता है। तो सबसे पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। किस में पाया जाता है? ये चूने में पाया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग कहाँ करते हैं? खिड़की के जो कांच लगे होते हैं उनको साफ करने के लिए यह एक उपयुक्त मार्जक होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये किस में पाए जाते हैं? साबुन में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूध या मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में पाए जाते हैं। तो ये कंप्लीट हुआ कि अम्ल, कौन सा अम्ल किस में पाया जाता है और कौन सा क्षार किस में पाया जाता है। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे सूचक। सूचक क्या होता है? ऐसे पदार्थ के विलयन जो अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयन में भिन्न रंग दर्शाते हैं, सूचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं सूचक? ऐसे पदार्थ के ऐसे विलयन जिन्हें अम्ल में मिलाने पर अलग रंग,
क्षार में मिलाने पर अलग रंग और उदासीन विलयन में भिन्न भिन्न रंगों को दर्शाते हैं, वे कहलाते हैं सूचक। उदासीन वे पदार्थ जो ना तो अम्ल होते हैं और ना ही क्षारकीय क्या होते हैं, ना ही अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारकीय, वह क्या कहलाते हैं, उदासीन कहलाते हैं। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक कौन कौन से हैं? हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ, ये सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। लिटमस सबसे पहले देखेंगे। लिटमस इसे लाइकेन से निष्कर्षित किया जाता है। अम्ल लाल लिटमस को नीला लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है, जो नीला लिटमस पेपर होता है उसको लाल कर देता है, और क्षार क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। लिटमस सामान्यतः लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होते हैं। ये देखिए, ये लाल लिटमस है और ये नीला लिटमस है, और ये क्या है, ये लाइकेन। लिटमस कहाँ से निष्कर्षित होते हैं? लाइकेनों से निष्कर्षित होते हैं। और अम्ल जो होते हैं वह नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और क्षार क्या करते हैं, वह लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। और ये मुख्यतः दो ही कलरों में पाए जाते हैं, लाल और नीले लिटमस के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट, कपड़े के हल्दी के दाग को साबुन से धोने पर कपड़ा लाल इसलिए हो जाता है क्योंकि साबुन का विलयन क्षारकीय होता है। क्यों लाल हो जाते हैं? क्योंकि साबुन का विलयन क्षारकीय होता है। नेक्स्ट पॉइंट, गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी मैजेंटा और क्षारकीय विलयनों को हरा कर देता है। कुछ सूचक बताए थे जो ऊपर आपको, उसमें से एक गुड़हल का फूल भी था। ये देखिए, ये है गुड़हल का फूल, इसमें अम्ल है और इसमें क्षार है और ये सूचक है। तो क्या किया गया, जब इस सूचक को अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है या इसमें मिलाया जाता है तो कौन सा रंग देता है, गुलाबी या मैजेंटा रंग, और जब इस सूचक को क्षारकीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह देता है हरा रंग। यह हो गया गुड़हल के पुष्प का सूचक। नेक्स्ट पॉइंट, अम्ल और क्षार संक्षारक प्रकृति के होते हैं जो त्वचा में जलन उत्पन्न करते हैं और उसे हानि पहुंचाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, फिनाल्फथेलिन एक प्रकार का सूचक है। फिनाल्फथेलिन क्षारकीय विलयन में गुलाबी रंग देता है। इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय हो जाता है तो यह रंगहीन रहता है। फिनाल्फथेलिन क्या है, यह एक प्रकार का यह भी सूचक है, और यह क्षारकीय विलयन में गुलाबी रंग देता है, जबकि जो अम्लीय विलयन होते हैं उसमें यह रंगहीन रहता है। नेक्स्ट है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण क्या होता है, किसी अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। अम्ल और क्षार के बीच जब अभिक्रिया होती है तो वह उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने का साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। क्या होता है, ऊष्मा तो निर्मुक्त होती है और उसके साथ साथ लवण और जल भी निर्मित होते हैं। जैसे ये दिखाया गया है, अम्ल प्लस क्षार के बीच जब अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, लवण प्लस जल बनेगा, और क्या होगा, और ऊष्मा भी निर्मुक्त होगी। जैसे एक अभिक्रिया के द्वारा यहाँ पर दर्शाया गया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये अम्ल है और ये क्षार है। जब इन दोनों को मिलाएंगे या इनके बीच अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड बनेगा, जल बनेगा और ऊष्मा निर्मुक्त होगी। तो ये हो गई अभिक्रिया। आगे देखेंगे, उदासीनीकरण की प्रक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जो लवण कहलाता है। जो नया पदार्थ निर्मित हुआ उदासीनीकरण की प्रक्रिया में वह क्या कहलाता है, लवण कहलाता है। लवण अम्लीय हो सकता है, क्षारकीय या उदासीन प्रकृति का हो सकता है, ये किसी भी प्रकृति का हो सकता है। लवण कौन सा था इसमें, ये सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट पॉइंट है, हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन अमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो जाता है। क्या होता है, हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन जब अमाशय में इस अम्ल की अधिकता हो जाती है तो उससे क्या हो जाता है, व्यक्ति में अपाचन हो जाता है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसा कोई प्रतिअम्ल लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है।
क्या करता है ये? जो अम्ल अधिक हो गया है उसको उदासीन कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट, चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा अथवा कैलेमाइन विलयन मिलाकर डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा अथवा कैलेमाइन विलयन मलकर उदासीन किया जाता है। जहां पर चींटी डंक मारती है वहां पर खाने का सोडा या कैलेमाइन विलयन को मला जाता है, जिससे क्या हो जाता है? वह उदासीन हो जाता है, और जिसमें क्या होता है? जिंक कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, जब मृदा अत्यधिक अम्लीय हो जाती है तो उसे बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। जब मिट्टी में भी अधिक अम्ल की मात्रा हो जाती है तो उसे कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से उपचारित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि मृदा क्षारकीय हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं जो उसकी क्षारकीय प्रकृति को उदासीन करता है। जब मिट्टी ज़्यादा क्षारकीय हो जाती है तब उसमें क्या किया जाता है? जैव पदार्थ मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं। क्या मिलाए जाते हैं? जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं जो क्षारकीय प्रकृति होती है मृदा की उसको उदासीन कर देता है। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा क्या होती है? जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। अम्ल वर्षा मतलब वर्षा का जो जल है उसमें अम्ल की मात्रा अधिक होना। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं, जिससे वर्षा का जो जल है वह अम्लीय हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुंचा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे शरीर का प्रत्येक कोशिका में एक अम्ल डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल अथवा डीएनए होता है। हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका में क्या होता है? एक अम्ल होता है। कौन सा? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। इसी को क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं। यह शरीर के अनेक व्यक्तिगत गुणों जैसे हमारे रंग रूप, आँखों के रंग, ऊंचाई आदि का निर्धारण करता है। सभी प्रोटीन जो कि हमारी कोशिकाओं के भाग होते हैं अमीनो अम्ल के बने होते हैं। हमारे शरीर में पाई जाने वाली वसा अम्ल होते हैं। डीएनए का एक फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अम्ल को एसिड कहते हैं। अध्याय 5 कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे अध्याय 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। फर्स्ट पॉइंट है परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। पदार्थ के आकार, अमाप मतलब साइज, रंग अथवा अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों का परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। ऐसे परिवर्तनों में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। क्या होता है भौतिक परिवर्तन? जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता बल्कि वही पदार्थ को हम किसी दूसरे आकार में, किसी दूसरे साइज में, रंग में अथवा किसी अवस्था में बदल सकते हैं, जबकि उससे कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। सिर्फ उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है रासायनिक गुण। क्या होता है? वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। भौतिक गुण में क्या हुआ था? कोई भी नया पदार्थ नहीं बना था बल्कि उसी पदार्थ के आकार, साइज, रंग, अवस्था में परिवर्तन हो गया था। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? एक पदार्थ से जब रासायनिक परिवर्तन किसी पदार्थ में होता है तो उससे कई नए पदार्थ बनाए जा सकते हैं या नए पदार्थ बन जाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं रासायनिक परिवर्तन को? रासायनिक अभिक्रिया। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप ही बनते हैं। जो भी नए पदार्थ बनते हैं वे किसके फलस्वरूप बनते हैं? रासायनिक परिवर्तनों के। किसी अयस्क में से धातु का निष्कर्षण, जैसे लौह अयस्क से लोहे का निष्कर्षण, औषधियाँ, प्लास्टिक, अपमार्जक, डिटर्जेंट आदि उपयोगी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही बनाए जाते हैं। ये सभी जो पदार्थ हैं ये कैसे बनाए जाते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, नए उत्पादों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं भी हो सकती हैं। जब नए उत्पाद बनते हैं तो उनके अतिरिक्त रासायनिक अभिक्रिया में और कुछ भी घटनाएं हो सकती हैं, जैसे
ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण का निर्मुक्त होना अथवा उनका निकलना। ध्वनि का उत्पन्न होना। गंध में परिवर्तन होना अथवा किसी गंध का नई गंध का बनना। तो ये कुछ अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन हुए। रंग में परिवर्तन होना, किसी गैस का बनना। नेक्स्ट पॉइंट है पटाखे का विस्फोट एक अन्य रासायनिक परिवर्तन है। ऐसे विस्फोट से ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और अरुचिकर गैसें उत्पन्न होती हैं जो वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। तो पटाखे का विस्फोट क्या है? यह भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट पॉइंट वायुमंडल में ओजोन परत हमें सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ओजोन पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है और ऑक्सीजन में परिणत हो जाती है। यदि ओजोन द्वारा पराबैंगनी विकिरण अवशोषित नहीं हो तो पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर हमें और अन्य जीवों को हानि पहुंचाती। क्या होती है ओजोन परत? सूर्य से पराबैंगनी किरणें जो आती हैं तो ओजोन परत उसे अपने आप में ही अवशोषित कर लेती है और उसका क्या करती है? उसको ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देती है। अगर ये ओजोन परत नहीं होती तो वो पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ जाती और इससे हमें और जीवों को, अन्य जीवों को भी नुकसान होता, हानि पहुंचाती और कई तरह की बीमारियां होती इससे। लोहे में जंग लगना, यह क्या होता है? यह एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देता है। लोहे में जब जंग लग जाता है तो वह वस्तु धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। जंग लगने की प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, जैसे लोहा Fe, ऑक्सीजन O2, कहाँ से ऑक्सीजन आई? वायु से, और जल, इन तीनों की जब अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा? जंग। इसी को कहेंगे आयरन ऑक्साइड Fe2O3। ये किसकी अभिक्रिया है? जंग लगने की अभिक्रिया। लोहा, ऑक्सीजन और जल, ये जब ये तीनों मिलते हैं तब क्या बनता है? जंग। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन अथवा जलवाष्प दोनों ही उपस्थित होना अनिवार्य है। ऑक्सीजन की उपस्थिति और जल की उपस्थिति, दोनों की उपस्थिति जंग लगने के लिए अनिवार्य होती है। लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए क्या क्या करेंगे? उन्हें ऑक्सीजन तथा जल दोनों के संपर्क में आने से बचाना चाहिए। इसका एक सरल उपाय है, उन पर पेंट और ग्रीज की एक परत चढ़ा दी जाए जिससे वो ऑक्सीजन और जल के संपर्क में आने से बच सकते हैं। दूसरा उपाय है, एक अन्य उपाय लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता जिंक जैसी किसी धातु की परत चढ़ाना। क्रोमियम अथवा जिंक जैसी किसी धातु की लोहे के ऊपर परत चढ़ा दी जाए जिससे उनमें जंग लगना रोका जा सकता है। लोहे पर जिंक चढ़ाने का प्रक्रम यशत लेपन गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है गैल्वेनाइजेशन? लोहे पर जिंक चढ़ाने का प्रक्रम। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेनलेस स्टील लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकेल तथा मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें जंग नहीं लगता है। स्टेनलेस स्टील जो होता है उसमें जंग नहीं लगता है। क्रिस्टलीकरण, किसी पदार्थ के शुद्ध तथा बड़ी माप के क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। यह भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। ये हो गया क्रिस्टलीकरण। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट, दिल्ली में कुतुब मीनार के पास एक लौह स्तंभ है जो 7 मीटर से अधिक ऊंचा है। इसका भार 6000 किलोग्राम से अधिक है। इसे 1600 वर्षों से भी अधिक पहले बनवाया गया था। इतने वर्षों में भी इस पर जंग नहीं लगी है। क्या है? यह 1600 वर्षों से भी पुराना लौह स्तंभ है लेकिन आज तक इसमें जंग नहीं लगी है। इसके जंग प्रतिरोधक गुण और इसके अमाप की वजह से विश्व भर में सभी भागों में वैज्ञानिकों द्वारा इसका परीक्षण किया गया। इससे यह जानकारी मिलती है कि अब से 16 वर्ष पूर्व भारत में धातु प्रौद्योगिकी में कितना विकास हो चुका था कि 16 वर्ष बाद भी आज तक उसमें जंग नहीं लगा। कितनी बड़ी बात है ये। आज का वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट अध्यायों के साथ मिलेंगे और इस वीडियो से रिलेटेड PDF प्राप्त करने के लिए ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। इसमें अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड करिए जिससे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और वीडियो से रिलेटेड PDF प्राप्त हो सकेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।